स्वागत है आपका के सिको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। प्रश्न हमारे सामने आता है कि मुद्रा अस्तित्व में क्यों आई, मुद्रा क्यों बनी। मुद्रा से पहले या मनी से पहले जो प्रणाली अस्तित्व में थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। कमोडिटी वो प्रणाली थी, वो थी जिसमें हम वस्तु के बदले वस्तु को बदलते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें वस्तु के स्थान पर वस्तु को बदला जाता था, इसीलिए इसे वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहते थे या कमोडिटी इकॉनमी भी कहा जाता था। इसमें जो पर्सन थे वो क्या करते थे, उनके पास जो वस्तु होती थी वो उस पर्सन को देते थे जिससे उन्हें दूसरी वस्तु चाहिए, और वो जो पर्सन था वो वस्तु ले लेता था। लेकिन इस प्रणाली की कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? जैसे पहली हमारे पास है दोहरे संयोग की आवश्यकता और ऊंची तलाश लागत। इन दोनों ही कमियों को हम एक डायग्राम के द्वारा क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे डायग्राम में क्लियर है कि एक किसान है, उसके पास गेहूं है और उसे कुर्सी चाहिए। इसी प्रकार से एक मिल्कमैन है, उसके पास दूध है, उसे गेहूं चाहिए। एक टेलर है, उसके पास क्लॉथ है, उसे भी गेहूं चाहिए। एक कोबलर है, मोची है, उसके पास शूज़ हैं और उसे भी गेहूं चाहिए। और एक जो है कारपेंटर है, उसको भी उसके पास चेयर है और उसको गेहूं चाहिए। लेट जो किसान है वो सबसे पहले मिल्कमैन के पास जाता है, तो मिल्कमैन के पास वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास दूध है और उसको वीट चाहिए। किसान के पास वीट तो है लेकिन उसको दूध नहीं चाहिए, तो इसके साथ वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। नाउ सेकंड, टेलर की बात करें तो टेलर के पास देखिए वो जाता है, तो टेलर के पास कपड़े हैं, नो डाउट उसे गेहूं चाहिए। किसान के पास देने के लिए गेहूं है लेकिन टेलर के पास देने के लिए चेयर नहीं है जो किसान को चाहिए, तो यहाँ भी इनका जो संयोग है वो नहीं बैठता आपस में। उसके बाद कोबलर के पास जाता है, मोची के पास जाता है, मोची के पास शूज़ है, उसको गेहूँ चाहिए। किसान के पास भी गेहूँ है लेकिन किसानों को क्या चाहिए? चेयर चाहिए बदले में, जो कि मोची के पास नहीं है, तो इसके पास भी एक्सचेंज नहीं होगा। नाउ कारपेंटर की बात आती है। कारपेंटर के पास देखिए क्या है, चेयर है और उसे गेहूं चाहिए। किसान के पास भी क्या है? गेहूं है और उसे चेयर चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। कोबलर क्या करेगा? उसको चेयर दे देगा और उससे गेहूं ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए दोहरा संयोग है। दोहरा संयोग किस प्रकार से कि किसान के पास जो चीज़ है और जो उसे चाहिए, दूसरे पर्सन के पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए जो किसान को चाहिए, और किसान जो चीज़ देने के लिए तैयार है वो लेने के लिए तैयार हो। इसी को हम दोहरे संयोग की आवश्यकता कहते हैं। और ऊंची तलाश लागत किस प्रकार से कि उसे वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा जिससे उसे वो वस्तु चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता थी जो कि शीघ्रता से पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा भी भविष्य के भुगतान में कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी थी ये कि अगर भविष्य में भुगतान करना है तो किस प्रकार से किया जाए। मान लीजिए किसी किसान से किसी व्यक्ति ने 2 बैल उधार ले लिए 1 साल के लिए। 1 साल में क्या हुआ, उस व्यक्ति से 1 बैल मर गया, जो दूसरा था वो बीमार हो गया। अब 1 साल बाद जब वापस देने के लिए बारी आई तो 2 बैल कैसे देगा? वो एक तो मर चुका है और एक जो है वो क्या हो गया? बीमार हो गया, दुबला पतला हो गया। तो वस्तु की गुणवत्ता को लेकर भी कठिनाई हो सकती थी कि भविष्य में भुगतान कैसे किया जाए। नंबर 4 पे है संचय में कठिनाई। जो स्टोर करने की कठिनाई थी वो भी इसमें थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, कि स्टोर कैसे किया जाए, क्योंकि वस्तु जो थी वो मुद्रा थी। अब वस्तु आपने स्टोर कर ली, हो सकता है वो ख़राब हो जाए। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ आपके लिए मुद्रा है, आपने स्टोर कर लिया, साल बाद उसको आपने चेक किया, उसमें इल्ली लग गई या वो ख़राब हो गई, तो आपकी मुद्रा क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। नंबर 5 पे हस्तांतरण में कठिनाई, पहुंचाने में कठिनाई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को पहुंचाने में बहुत कठिनाई थी, क्योंकि वस्तु मुद्रा का रूप थी और उसको पहुंचाने में बहुत दिक्कत आती थी। फिर है मूल्य के मापन में कठिनाई, कि मूल्य कैसे मापा जाए। अगर गेहूं को चने के साथ बदला गया तो गेहूं का मूल्य हो गया चना, अगर गेहूं को चेयर के साथ बदला गया तो गेहूं का मूल्य हो गया चेयर। इसी प्रकार से गेहूं को दूध के साथ बदला गया तो गेहूं का मूल्य हो गया दूध। यानी हर बार जो मूल्य था वो क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। ये इसमें मुख्य रूप से क्या थी? कमियां थी। इन कमियों के कारण ही मुद्रा का क्या हुआ? अराइज हुआ, मुद्रा अस्तित्व में आई। लेकिन हमारे सामने एक ये बात भी आती है कि हम
क्या मानते हैं कि जो करेंसीज है उसको मुद्रा मानते हैं कि वो मुद्रा है। जैसे मान लीजिए पाउंड है, इंग्लैंड की मुद्रा है, डॉलर है, अमेरिका की मुद्रा है, रुपया है, वो भारत की मुद्रा है, और यूरो है, यूरोप की मुद्रा है। तो विभिन्न देशों की जो करेंसी है हम उनको मुद्रा कहते हैं। नो डाउट जो करेंसी है वो मुद्रा का एक प्रकार है। तो नो डाउट जो करेंसी है वो मुद्रा का एक प्रकार है, लेकिन वास्तव में मुद्रा होती क्या है, मनी होती क्या है? मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के मापन के रूप में और मूल्य के संचय के रूप में कार्य करती है। अर्थात जो ये तीन काम करे उसको हम मुद्रा कहते हैं। इसे हम चित्र के द्वारा क्लियर करेंगे। देखिए विनिमय का माध्यम क्या है? विनिमय का माध्यम क्या है? जिसके द्वारा हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, यानी मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, तो इसे ही विनिमय का माध्यम कहा जाता है। फिर संचय क्या है? सेकंड है मूल्य का संचय। मूल्य के संचय में क्या है? हम मुद्रा को स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ इसके बाद मूल्य का मापक। मूल्य के मापक के रूप में हम प्रत्येक वस्तु जो है उसका जो मूल्य है वो प्राइस के रूप में देते हैं। जैसे बुक है 400 रुपये की है, घड़ी है 150-200 रुपये की है, 1000 रुपये की है, 1200 की है। तो प्रत्येक जो वस्तु है उसका मूल्य कीमत के रूप में हम देते हैं। और एक चौथा कार्य और आता है, फोर्थ कार्य और आता है, उसमें हम मुद्रा को आसानी से कहीं पर भेज सकते हैं। जैसे आज का टाइम है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, तो ईज़िली हम उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इस प्रकार से जो मुद्रा है उसने वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर कर दिया है। इसीलिए जो मुद्रा है वो सभी जगह स्वीकार्य है। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।